नमस्कार, दिन भर की अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज के कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स। ये फाइनली भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी अपनी कतर यात्रा पर निकल चुके हैं और उनकी ये यात्रा एक ऐसे समय में की जा रही है जब भारत और कतर दोनों ही बातचीत शुरू कर चुके हैं मिराज फाइटर जेट्स को खरीदने के लिए। वहीं नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के एक साथ आने पर टिप्पणी की है। कहा कि यहाँ पर एक एशियाई नाटो बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा भारत में यूएई से जो सिल्वर इंपोर्ट किया जाता है उसके ऊपर भारत ने इंपोर्ट ड्यूटी इंपोज कर दी है, जिसके कारण अब भारत के अंदर यूएई से आने वाला सिल्वर कम हो सकता है और इस पर यूएई भी नाराज हो सकता है। इसके अलावा जल्द ही अमेरिका पाकिस्तान को कई छोटे हथियार सप्लाई कर सकता है। कुछ ऐसे ही खबरें सामने निकल के आ रही हैं। आज के इस वीडियो में भारत, कतर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, यूएई, ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी 30 जून यानी कि आज कतर की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। वहां पहुंच करके वो कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन जासिम अल थानी के साथ मुलाकात करेंगे और किस तरीके से दोनों ही देश अपने द्विपक्षीय संबंधों को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं, इस पर बातचीत की जाएगी। साथ ही किस तरीके से राजनीतिक, व्यापारिक, निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा, संस्कृति में लोगों के बीच संपर्क बनाया जाए, इस पर बातचीत की जाएगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आज कतर के अंदर करीब 8 लाख भारतीय रहते हैं, जिनकी देखभाल करना भारत और कतर दोनों की ही जिम्मेदारी बनती है, ऐसा भारत का कहना है। इसी के साथ भारत की एलएनजी सप्लाई के लिए आज कतर सबसे बड़ा सप्लायर है। आपको बता दें कि भारत के अंदर टोटल एलएनजी इंपोर्ट का करीब 48% हिस्सा आज कतर से ही इंपोर्ट कराया जाता है। फिलहाल एस जयशंकर जी की यह यात्रा दोनों ही देशों के बीच किस तरीके से रिश्ते और ज्यादा मजबूत किए जा सकते हैं, इस पर बातचीत की जाएगी। इसके अलावा ये यात्रा एक ऐसे समय में की जा रही है जब भारत और कतर दोनों ही बातचीत कर रहे हैं ताकि हम कतर के पास मौजूद 12 मिराज 2000 फाइटर जेट्स खरीद सकें। यह मिराज फाइटर जेट्स वही हैं जो फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट ने बनाया था और अब ये कतर के पास हैं। लेकिन आखिर भारत पुराने लड़ाकू विमान क्यों खरीद रहा है? सबसे पहला रीजन कि भारतीय वायुसेना में फाइटर जेट्स की काफी ज्यादा कमी है। भारतीय वायुसेना में इस समय राफेल जैसे नए लड़ाकू विमानों को आने की संभावना तो बन रही है, लेकिन पुराने मिराज 2000 और मिग 21 जैसे विमानों की संख्या लगातार कम होती चली जा रही है। तो इन्हीं की कमी को पूरा करने के लिए मिराज 2000 काफी अच्छा विकल्प भारत के सामने बन चुका है और यहाँ पर कतर हमें काफी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पर ये फाइटर जेट्स ऑफर कर रहा है। कतर का कहना है कि उनके पास जो फाइटर जेट मौजूद हैं वो भी बहुत अच्छे हालात में हैं और भारत को मिलने वाले ये 12 फाइटर जेट्स करीब 5000 से 6000 करोड़ रुपए में फाइनल किए जाएंगे। और इस डील की एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में शायद कोई नहीं जानता वो ये है कि हथियार और अतिरिक्त इंजन की भी डिमांड भारत की तरफ से की गई है और कतर ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया है। असल में इन विमानों के साथ लगी हुई कुछ एडवांस मिसाइलें और इंजन को भी सप्लाई करने की बातचीत की गई है। इसके अलावा कतर के पास जो एडवांस पड़े हुए स्पेयर पार्ट्स हैं उनको भी भारत ने खरीदने का प्रस्ताव कतर के सामने रखा है। ये डील भारत के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। आपका क्या मानना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो करीब 24 साल बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नॉर्थ कोरिया की यात्रा पर जाते हैं और जैसे ही उनकी यात्रा कंप्लीट होती है वैसे ही अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया मिलकर के कई बड़े सैन्य अभ्यासों को करना शुरू कर देते हैं, जिस पर अब नॉर्थ कोरिया ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि यहाँ पर एशियाई नाटो बनाया जा रहा है। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो ये दुनिया सिर्फ कुछ छोटे छोटे गुटों में बढ़ जाएगी और यही गुट पूरी दुनिया को ऑपरेट करने का काम करेंगे। किसी देश की जो आजादी है वो शायद इन गुटों के सामने ना चल पाए और कोई देश अपने हिसाब से आगे चलकर डिसीजंस भी नहीं ले सकता है। आपको बता दें अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया मिलकर के जिस एडवांस सैन्य अभ्यास को परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पर कई आधुनिक न्यूक्लियर वेपन, पनडुब्बी, F-16 जैसे आधुनिक लड़ाकू विमानों को भी शामिल किया गया है। वहीं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो यह सामने निकल के आ रही है भारत और यूएई के बीच से, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। असल में भारत यूएई से जिस चांदी को इंपोर्ट कराता है उस पर भारत की तरफ से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है। वैसे तो भारत यूएई के साथ हुए FTA जिसे हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं उसके तहत आने वाली जो चांदी है उसके पर 8% शुल्क लगा दिया है और अन्य देशों की तुलना में ये शुल्क भी काफी ज्यादा कम है, क्योंकि हम दूसरे देशों जो सिल्वर इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर करीब 15% तक शुल्क लगाया जाता है। लेकिन इससे भी यूएई को दिक्कत है क्योंकि इसे ज्यादा बढ़ाने पर यूएई को ज्यादा शुल्क पे करने पड़ेंगे। GTRI की रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024 में यूएई से चांदी इंपोर्ट में करीब 5853% की वृद्धि देखी गई है, जो करीब करीब 29.2 मिलियन $, से बढ़कर के 1.74 बिलियन $, हो चुका है। अगले इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो यह सामने निकल के आ रही है चीन और पाकिस्तान से, जहाँ पर चीन और पाकिस्तान के बीच में बनने
वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट को अब लगभग चीन बंद करने की तैयारी कर रहा है। और इसके पीछे कारण है कि चीन का जो बड़ा प्रोजेक्ट है जिसे हम BRI के नाम से जानते हैं, उसके निवेश में बड़ी गिरावट नोटिस की गई है। और जल्दी हमें ये खबरें सुनने को भी मिल सकती हैं कि BRI प्रोजेक्ट में सिर्फ कुछ गिने चुने देश ही शामिल हैं जो इनके साथ मिलकर के काम करेंगे, बाकी देश लगभग इससे पूरी तरीके से बाहर हो जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने साल 2022 की तुलना में 2023 में पाकिस्तान में अपने CPEC प्रोजेक्ट की जो फंडिंग है उसको काफी ज्यादा कम कर दिया है। करीब करीब 74% तक का जो फंड है वो चीन की तरफ से काटा जा चुका है और ये प्रोजेक्ट भी चीन के BRI प्रोजेक्ट का ही एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। द संडे गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के BRI प्रोजेक्ट में करीब 151 देश शामिल हैं, जिससे वो पूरी दुनिया में अपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के माध्यम से कनेक्टिविटी बनाना चाहता है ताकि भारत जैसे देशों को भी आसानी से घेरा जा सके और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम किया जा सके। लेकिन जब चीन ने साल 2013 में इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया था तो पाकिस्तान वो देश था जो सबसे पहले यहाँ पर पार्टिसिपेट करने गया था और अब चीन ने उसी की फंडिंग को काटना शुरू कर दिया है। जहां साल 2023 में चीन के इस BRI प्रोजेक्ट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर के करीब $1 ट्रिलियन और 53 मिलियन US डॉलर के आसपास पहुंच गई थी, लेकिन इस बार इसमें भारी गिरावट नोटिस की गई है। इस बार ये करीब करीब 634 बिलियन US डॉलर के आंकड़े पर ही पहुंची है और लगातार इसकी फंडिंग गिरती जा रही है। अभी चीन के इस प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ 37 देशों ने ही पार्टिसिपेट किया है और इन्हीं 37 देशों के पैसों से चीन उन 45 देशों को भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला है ताकि इन 37 और 45 दोनों ही देशों को मिला करके इस प्रोजेक्ट को और ज्यादा बड़ा किया जा सके। लेकिन इस पर उन 37 देशों ने नाराजगी दिखाई है जो इसमें ज्यादा पैसा डाल रहे हैं। लेकिन अगर पूछा जाए इससे भारत को क्या फायदा है तो बड़ा फायदा ये है कि अब मोदी सरकार एक बार फिर पावर में आ चुके हैं और अब इंडिया, मिडिल ईस्ट एंड यूरोप कॉरिडोर की बातचीत शुरू की जा चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को लेकर के जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है वो पूरी तरीके से तैयार की जा चुकी है। इसके अलावा जितने भी देशों ने इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया है वो पूरी तरीके से भारत का सहयोग कर रहे हैं। और यदि आपको याद हो तो इसी सप्ताह गुरुवार को सरकार बनने के बाद पहले संसद सत्र में मोदी 3.0 के एजेंडे को सामने रखते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा कि भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर 21वीं सदी का सबसे बड़ा परिवर्तनकारी प्रोजेक्ट होने वाला है और इसमें भारत अपना पूरा सहयोग देगा। इसी के साथ 100 दिनों की समय सीमा भी तय की गई है जिससे जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट के ड्राफ्ट को कंप्लीट किया जाए और इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि यही वो भारत का प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से हम चीन के BRI प्रोजेक्ट को मात दे सकते हैं। इसके अलावा रूस भी इसमें एक बड़ा फैक्टर बन चुका है क्योंकि रिसेंटली रूस ने भारत को अपने नए रूट के माध्यम से कोयला भेजना शुरू कर दिया है, जिससे अब इस प्रोजेक्ट को लेकर के UAE, अमेरिका, सऊदी अरब, इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन सभी इसको अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। फिलहाल रूस हो या फिर पश्चिमी देश, दोनों ही तरफ से भारत को फायदा मिल रहा है। क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो यूक्रेन ने रूस का एक और सुरक्षा कवच जिसे हम S-500 के नाम से जानते हैं, इसे अमेरिकी मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने अमेरिका द्वारा मिली आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम जिसे हम ATACMS के नाम से जानते हैं, इनका इस्तेमाल करते हुए रूस के अत्याधुनिक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग इसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जा चुका है और काफी बड़ा नुकसान आसपास रखी कई मशीनों को भी किया गया है और ये रिपोर्ट यूक्रेन के पत्रकार एंड्री जप्लियांको ने दी है। फिलहाल जिस मिसाइल से S-500 पर हमला किया गया है उसकी कीमत करीब 5,000 करोड़ रुपए के आसपास है। सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका एक तरफ दुनिया में शांति का माहौल बनाए रखने का संदेश देता है, वहीं यूक्रेन को ऐसी महंगी और आधुनिक मिसाइलें भेजी जा रही हैं जिससे S-500 तक काउंटर नहीं कर पा रहे। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ऑकस के अंदर कोशिश की जा रही है कि जापान को भी शामिल कर लिया जाए, लेकिन इसको लेकर के ऑस्ट्रेलिया ने आपत्ति जताई है। ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि हम किसी भी नए देश को यहाँ पर शामिल नहीं कर सकते और इससे चीन काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा है। असल में ऑकस ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका के बीच एक इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी है जिसके अंदर जापान और न्यूजीलैंड को भी शामिल करने की बात कही जा रही है। लेकिन अब इसको लेकर के ऑस्ट्रेलिया ने आपत्ति जताई है कि यहाँ पर हम किसी भी नए देश को शामिल करने पर मंजूरी नहीं देना चाहते। फिलहाल ऑकस को चीन का मुकाबला करने के लिए ही बनाया गया था, लेकिन अब इसमें से जापान को ही बाहर किया जा रहा है। जापान के ऊपर ही इस समय चीन एक बड़ा खतरा बन रहा है। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो पाकिस्तान ने रिसेंटली ही अमेरिका पर कई प्रकार के सवाल खड़े किए थे, लेकिन अब जब उन्होंने अपने नए ऑपरेशन जिसे अज़्म-ए-इस्तेहकाम का नाम दिया गया है और इसे अफगानिस्तान की जमीन पर बने TTP के ठिकानों को डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार किया गया है ताकि लगातार जो हो रहे आतंकी हमले हैं इन्हें रोका जा सके और इनसे लड़ने
करने के लिए अब पाकिस्तान ने अमेरिका से भीख मांगनी शुरू कर दी है कि अमेरिका उन्हें कई प्रकार के हथियार दे ताकि वो इस तरीके के आतंकी एक्टिविटीज को रोक पाएं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है, क्या अमेरिका पाकिस्तान को हथियार देगा या फिर नहीं, और क्या पाकिस्तान इन हथियारों का इस्तेमाल कभी भारत के खिलाफ कर सकता है या फिर नहीं। इस पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सभी खबरों पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।